हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक क्लास में पूरा एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और आज जो अपन टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो टॉपिक है जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी क्या होता है, आइए समझते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आनुवंशिकी को लेकर। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स दो चीजों से मिलकर बनी। ये अपन कह सकते हैं, अपन दो चीजों को समझे तो अपन जेनेटिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। जेनेटिक्स मेनली जिन दो चीजों से मिलकर बनी है वो दो चीजें हैं, एक तो है हेरिडिटी और दूसरी है वेरिएशन। हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता और वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। आनुवंशिकता ये क्या होती है समझते हैं। लक्षणों का जनकों से संतति में आना यह कहलाता है आनुवंशिकता। जैसे आप देखना, आपका जो नाक नक्श होता है, जो आपका फेस होता है, वो कुछ हद तक अपने माता में मिलता है और कुछ हद तक अपने पिता में मिलता है। यानी कहने का मतलब आप लक्षणों को जो लेकर के आए वो अपने माता पिता से लेकर के आए। आपके लक्षण आपके माता पिता से मैच होते हैं। हो सकता है लंबाई का लक्षण हो, आपकी लंबाई आपके माता पिता से मैच होती हो, या हो सकता है ये आपके रंग रूप का हो, आपके बाल जैसे पिता के बाल घुंघराले, बच्चे के बाल भी घुंघराले, या जो हो सकता है पिता की या माता की आंखें भूरी तो बच्चों की आंखें भूरी। तो ये जो लक्षण होते हैं ये माता पिता से संतति में आते हैं, माता पिता के गुण ही बच्चों में आते हैं। तो लक्षणों का जनकों से संततियों में आना ये चीज कहलाती है आनुवंशिकता। और ये आनुवंशिकता इसको अपन कह सकते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी शब्द जो है ये एक साइंटिस्ट ने दी, जिस साइंटिस्ट का नाम है स्पेंसर, यानी कि स्पेंसर नाम के साइंटिस्ट ने ये आनुवंशिकता शब्द दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे आनुवंशिकी में दूसरी चीज जो पढ़नी होती है वो होती विभिन्नता, यानी कि वेरिएशन। वेरिएशन का क्या मतलब होता है कि जो लैंगिक जनन के दौरान एक ही जाति के सदस्य होते हैं ना, तो वो आपस में भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि वो जीन विनिमय के कारण उनमें भिन्नता आ जाती है। समझना, जैसे अभी मैंने दो बातें बोली। पहली बात तो ये बोली कि जनकों से संततियों में लक्षण पहुंचते हैं तो इसको आनुवंशिकता कहते हैं। तो इसका मतलब आपके माता पिता से लक्षण आपके अंदर आए हैं तो ये आनुवंशिकता है। अब समझना, आपके जो लक्षण है वो आपके माता पिता के कारण है, माता पिता से आ रहे हैं। तो क्या आप ये कह सकते हो कि आप 100% अपने माता पिता जैसे दिखते हो? ऐसा तो नहीं है। कोई भी 100% अपने माता पिता के जैसा नहीं दिखता है। तो ये क्या है कि आप कुछ हद तक तो भिन्न हो और कुछ हद तक आप समान हो। अपने माता पिता के समान जो आपके लक्षण है वो आनुवंशिकता है, और कुछ आप में क्या आ गई, भिन्नता, वेरिएशन आ गई। ये वेरिएशन क्यों आए? तो इस वेरिएशन का कारण होता है क्रॉसिंग ओवर, या जिसको हिंदी में कहते हैं जीन विनिमय। देखना दोस्तों, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका हिस्सा कट करके एक क्रोमोसोम का हिस्सा दूसरे क्रोमोसोम पर आए। तो आप पहली पीढ़ी में देखो तो ये जनक है, यानी कि अपन बोल सकते हैं अपने माता पिता ये जनक है। किसी को भी ले लो, चाहे माता को ले लो चाहे पिता को। तो जो बच्चे होंगे वो जनकों के समान होंगे। आप देख सकते हो इसकी आकृति और इसकी आकृति बिल्कुल अपने जनक के समान है। तो आकृति में तो किसके जैसे हैं, जनकों के जैसे। पहली बात तो ये होगी। लेकिन अपन देखिए इसमें अपने को कुछ वेरिएशन नजर आ रही है, कुछ अलग चीज नजर आ रही है। क्या? यहाँ पर देखो, ये कोई रेड रेड हिस्सा नजर आ रहा है, जबकि पिता के अंदर तो ये हिस्सा कैसा था, ये ब्लू था। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, आपको समझाने के लिए डायग्रामेटिक समझा रहा हूं कि आनुवंशिकता क्या है, जैसा ये है वैसा ही है आकार आकृति में, तो ये तो आनुवंशिकता हो गई। वेरिएशन क्या है, ये और ये 100% एक जैसे नहीं है, कुछ हद तक भिन्नता है। जैसे आप देखो इसमें ये वाला हिस्सा ये अपने पिता से मैच नहीं हो रहा, तो ये वेरिएशन हो गई। इसमें देखो अब ये जो है ना, ये इसका पिता है, तो इसमें ये हिस्सा तो मैच हो रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा देखो, इसमें ये हिस्सा अलग है, इसमें देख लो ये हिस्सा अलग है, इसमें देख लो ये बीच का हिस्सा अलग है, ये अलग है। तो आगे से आगे जैसे बच्चे होते जाते हैं, पीढ़ी आगे से आगे बढ़ती जाती है, तो उनमें कुछ वेरिएशन या विभिन्नता आती जाती है। और ये वेरिएशन जो होती है ना, यही उद विकास के लिए कच्चे पदार्थ का काम करती है। यानी कि वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? जैसे हम बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो डायरेक्ट बंदर इस तरह से उनमें विकास हुआ, बंदरों से इंसान कैसे बने। तो अगर आप इवोल्यूशनरी स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, निएंडरथल, इस तरह से अलग अलग मानव आते गए और लास्ट में जाते जाते होमोसेपियंस बने। तो हम जो है मानव जो है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। हम कौन है? होमोसेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। तो आज अपन होमोसेपियंस है, लेकिन अपना पूर्वज कौन था? एप, लंगूर थे और बंदर थे। तो बंदरों से इंसानों में क्या हो गया, ये उद विकास हो गया, बंदर से इंसान बन गए। एक चीज क्या है? उद विकास। तो बड़े पैमाने पर उद विकास हो और छोटे छोटे पैमाने पर जो नजर आता है चेंजेस, उसको अपन वेरिएशन कह सकते हैं। जैसे आपके पिता और आप, या आपकी माता और आप दोनों 100% सेम नहीं होते, आप में कुछ विभिन्नता है, दैट इज वेरिएशन या विभिन्नता। उम्मीद करता हूं आपको विभिन्नता समझ में आ गई होगी। तो एक और बात बताता हूं आपको,
जो डार्विन नाम के साइंटिस्ट थे वो बताते हैं कि विभिन्नताएं आती है और अगली हर पीढ़ी में आगे से आगे विभिन्नताएं आती जाती है। तो जो विभिन्नताएं प्रकृति के लिए अनुकूल होती है उनका नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है, यानी प्रकृति उनको चुन लेती है। तो डार्विन ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्रकृति जो है ना उनको आगे जीने का अवसर देती है, इसको अपन नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन में एक ही बात मानी जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्रकृति के लिए जो अनुकूल होगा, प्रकृति जैसा वातावरण बनाएगी उसमें जो अनुकूल रहेगा वही जीवित रहेगा, बाकी मर जाएंगे। सभी को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हो, जैसे आप मान लो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्जाम को देने के लिए हजारों लाखों बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं, लेकिन कुछ ही सिलेक्शन ले पाते हैं, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न था, जो क्वेश्चन पेपर था, उसके अकॉर्डिंग जो तैयारी कर रहा था वही आगे बढ़ा। यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यहां पर कौन सर्वाइव कर पाया? जो फिट था इस एग्जाम के लिए वही सर्वाइव कर पाया। सेम एज प्रकृति में भी होता है, नेचर भी यही करती है, हमेशा उद्विकास होता रहता है, हमेशा वेरिएशंस आती रहती है, लेकिन प्रकृति उन्हीं उद्विकासों को चुनती है जो अनुकूल होते हैं, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इसको मैं हल्की सी जानकारी दूं, डिटेल से नहीं पढ़ा रहा, हल्की फुल्की जानकारी दे रहा हूं। नेचुरल सिलेक्शन जैसे देखो, मान लो एक पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर बीटल्स रहते हैं, बीटल यानी कि भृंग, कीड़े होते हैं भृंग, ये भृंग इस पेड़ के ऊपर रहते हैं। तो आप देख रहे हो जैसे एक कोई ये एक फैमिली है, बीटल की फैमिली है, और इसके अंदर सारे बीटल रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं। जैसे पहला वाला डायग्राम, इसमें रेड कलर के बीटल्स नजर आ रहे हैं। तो ये रेड बीटल्स कहां पर रहते हैं? रेड बीटल्स रहते हैं एक पेड़ के ऊपर। अब देखना, जो कौवे होते हैं या जो चिड़िया होती है वो उन बीटल्स को खा जाते हैं, उनका शिकार करते हैं, कीड़े खा जाते हैं कौवे। तो उस पेड़ पर जो कौवे रहते हैं वो इन बीटल्स को खा जाते हैं। जैसे ये एक कौवा, ये दूसरा कौवा, ये कौवे क्या करते हैं? बीटल्स को खा जाते हैं। तो देखना, पेड़ के ऊपर जो बीटल्स रह रहे हैं, जो बीटल्स है उनमें क्या होता है? उद्विकास आता है, अचानक से उनमें अचानक से वेरिएशन या विभिन्नता आती है। तो उनमें से मान लो किसी एक बीटल में वेरिएशन आई, सारे बीटल रेड थे, सारे बीटल कैसे थे? रेड, और एक विभिन्नता आने के कारण उनमें एक बीटल ऐसा हो गया जो हरे कलर का था। तो सारे बीटल्स तो रेड थे, लेकिन एक बीटल या भृंग जो था वो हरे कलर का था। अब आगे उस हरे वाले की भी पीढ़ियां बढ़ेगी, आगे से आगे जन्म होता जाएगा, तो आगे कुछ हद तक जो है ये हरे बीटल्स भी अपनी संख्या बढ़ा लेंगे। धीरे धीरे क्या होगा? हरे बीटल्स की संख्या बढ़ जाएगी, यानी ग्रीन जो होंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी और रेड बीटल्स की संख्या घट जाएगी। अब आप सोचो कि ग्रीन की संख्या क्यों बढ़ी? बढ़नी तो रेड की भी चाहिए थी, भाई रेड के भी बच्चे होंगे, ग्रीन के भी बच्चे होंगे, तो फिर जो है ग्रीन बीटल्स की संख्या क्यों बढ़ी? तो ग्रीन बीटल्स का देखना भैया, यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हो गया। कैसे हुआ नेचुरल सिलेक्शन? जो पेड़ था वो पेड़ हरे कलर का है, पेड़ किस रंग का? हरे रंग का। उस हरे रंग के पेड़ के ऊपर जो लाल बीटल थे, उस लाल बीटल को कौवे आसानी से देख पा रहे थे, और जैसे ही कौवे को लाल बीटल नजर आता कौवे उसको खा जाते। लेकिन उसी के लाल बीटल की जो जनसंख्या थी उसमें एक उद्विकास हुआ, एक इवोल्यूशन हुआ, या कह सकते एक वेरिएशन हुआ, उद्विकास नहीं कहेंगे, वेरिएशन, एक विभिन्नता आई और एक हरा बीटल ने जन्म लिया, और हरे बीटल की संतति फिर से हरी हुई। तो हरे पेड़ पर हरे बीटल को ढूंढना आसान नहीं होता, कौवों को हरे बीटल नजर ही नहीं आते, तो हरे बीटल जो है पेड़ के ऊपर आसानी से छुप के रह सकते हैं, तो और बच्चे हुए जो लाल बीटल है वो कौवों का शिकार हो जाते हैं। तो अब देखना, कौवों की वजह से लाल बीटल सारे मारे जा रहे हैं, तो लाल बीटल्स की संख्या क्या हो रही? कम, और हरे बीटल्स की संख्या बढ़ रही है। तो यहां पर देखना, एक और पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, तो ये रहे लाल बीटल्स बहुत कम हो गए, रेड जो है ये बहुत ही कम हो गए, और हरे बीटल्स की संख्या बढ़ गई। यहां पर बोलेंगे ग्रीन बीटल्स की संख्या बढ़ गई। अब देखना, यहां पर 2 कौवे खाने वाले, यहां पर 1 2 3 4 4 कौवे, कौवों की संख्या भी बढ़ गई। कौवों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये कौवों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, किस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? रेड बीटल्स पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे कौवे बढ़ते जाएंगे रेड बीटल्स की संख्या घटती जाएगी, लेकिन ग्रीन बीटल्स को इसका न तो कोई फायदा होगा न कोई नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन बीटल्स तो हरे पेड़ पर नजर ही नहीं आएंगे, हरे पेड़ के ऊपर हरे भृंग नजर नहीं आते। तो यहां पर क्या हुआ? एक वेरिएशन आई, उस एक वेरिएशन की वजह से हरे बीटल को जिंदा रहने के लिए अवसर मिल गया कि हरे पेड़ पर हरे बीटल्स नजर नहीं आते। तो इसको अपन बोलेंगे इनका नेचुरल सिलेक्शन हो गया। क्या हो गया? नेचुरल सिलेक्शन। तो ग्रीन बीटल्स का भैया जी यहाँ पर क्या बोलेंगे? जो ग्रीन वाले थे, इस ग्रीन वाले का नेचुरल सिलेक्शन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन। ओके, ये तो ऐसी एक जानकारी बता दी नेचुरल सिलेक्शन को समझने की। देखो, ये नहीं कि एक और बात बता दो, हर वेरिएशन या विभिन्नता का नेचुरल सिलेक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर विभिन्नता का नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ ही विभिन्नताओं का नेचुरल सिलेक्शन होता है। जैसे एक और एग्जांपल दूं आपको, जैसे मान लो एक पेड़ है,
अरे एक मिनट, पेड़ आ नहीं रहा है। ये एक पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर क्या हो रहा है कि यहाँ पर लाल बीटल्स है, रेड बीटल्स है एक पेड़ के ऊपर। फिर क्या हुआ, इन बीटल्स की प्रजाति में एक वेरिएशन आई या एक विभिन्नता आई और उनमें एक नीले बीटल ने जन्म लिया। पहले कैसे बीटल थे, हरे, मतलब इसमें पहले वाली कंडीशन में हरे बीटल ने जन्म लिया था वेरिएशन के कारण। यहाँ पर किसने, ब्लू कलर के बीटल ने जन्म लिया, नीले बीटल ने जन्म लिया। अब आगे क्या होगा, धीरे धीरे इन रेड वाले की संख्या बढ़ती जाएगी और इस नीले वाले की भी संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन रेड वाले की ज्यादा बढ़ेगी। आप बोलोगे इनको कौवे नहीं खा रहे क्या, भैया ये अलग कंडीशन बता रहा हूँ। ऊपर वाले में भी कौवे खा रहे थे, वो एक कंडीशन बताई थी समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं कोई अलग कंडीशन बता रहा हूँ जिसमें कौवों का अपन नहीं ले रहे, क्योंकि जरूर थोड़ी कौवे खाते हैं, हजारों चीजें होती है तो समझने के लिए। तो एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि मान लो अगर कौवे नहीं खाते हैं तो यहाँ पर हरे की नीले की संख्या भी बढ़ेगी, लाल की भी बढ़ेगी, लेकिन लाल की संख्या ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि इनका अनुपात ज्यादा है। अरे एक पॉपुलेशन के अंदर, एक समष्टि के अंदर अगर 100 जो है मान लो जीव रहते हैं, 100 में से अगर मान लो 4 जीव काले हैं और मान लो कि जो 96 जीव है वो गोरे हैं, तो जब इनके बच्चे होंगे तो काले वालों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, गोरे वालों की संख्या कम बढ़ेगी, समझने के लिए। तो सेम एज यहाँ पर इस पॉपुलेशन या समष्टि के अंदर लाल बीटल ज्यादा थे और नीले कम थे, इसलिए नीले की भी बड़ी संख्या लेकिन कम बढ़ी और लाल वालों की ज्यादा बढ़ी। फिर अचानक क्या होता है कि जंगल में मान लो कोई हाथी पागल हो गया और धड़ाधड़ हाथी चल रहे हैं और हाथी ने जंगल को नष्ट करना शुरू कर दिया। जिस पेड़ या झाड़ी के ऊपर ये जो जीव रहते थे, ये बीटल्स रहते थे, उस पेड़ के ऊपर हाथी ने पैर दे दिया या उस झाड़ी के ऊपर हाथी ने पैर दिया, हाथियों के पैरों की तले वो रौंदे गए। तो हाथी ने पैर दिया तो यहां से क्या होगा, हाथी के पैर लगने के कारण वो जो जीव इसके पैर के नीचे आएंगे वो हाथी के पैर के कारण मर जाएंगे। ये मर गए, अब कौन बचे, कुछ नीले जीव बचे और ये नीले जीव आगे संख्या में क्या करेंगे, जनन करेंगे और आगे इनकी जो है संख्या बढ़ती जाएगी और पूरी समष्टि के अंदर कैसे बीटल्स हो जाएंगे, नीले बीटल्स हो जाएंगे। तो देखना पहले जो थे यहाँ पर हरे बीटल्स हो गए, सारे हरे भृंग हो गए। क्यों, क्योंकि इनका तो नेचुरल सिलेक्शन हुआ। लेकिन क्या यहाँ पर अपन कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन हुआ? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप बताइए क्या यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हुआ या नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ। देखना यहाँ पर नीले बीटल्स बड़े, आप बोलोगे सर रेड वाले क्यों मरे, यहाँ पर नीले वाले भी तो मर सकते थे। तो बिल्कुल भैया, रेड वाले नीले वाले दोनों के मरने कंडीशन है, लेकिन सोचो यहाँ पर मान लो 100 में से 96 तो नीले रेड है और यहाँ पर 4 नीले हैं, तो हाथी पैर देगा तो प्रायिकता किसके मरने की ज्यादा है, लाल वालों की ना। तो जाहिर सी बात है लाल वाले ज्यादा मरेंगे और कुछ ही है इनमें से, कुछ में भी कुछ बच गए। ओके, तो अपन प्रायिकता के ऊपर बात करें तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको नेचुरल सिलेक्शन हल्का फुल्का समझ में आया होगा, हालांकि अपना टॉपिक नहीं था, ऐसे पढ़ा दिया मैंने। आगे अपन वापस आ जाते हैं अनुवांशिकी ऊपर। अनुवांशिकी, इसके अंदर दो चीजें, अनुवांशिकता और वेरिएशन या विभिन्नता। अब आगे देखते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेंडल को। तो मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है और मेंडल ने जो कुछ बताया, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको अपन पढ़ते हैं, उनको अपन मेंडलवाद कहते हैं। अच्छा, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ये बेटसन को कहा जाता है, ये अलग साइंटिस्ट है, बेटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। ओके, हाँ, अपन मेंडल की बात करें जैसे, तो मेंडल के जो नियम है, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है, इनको अपन मेंडलवाद कहते हैं। तो आइए अपन मेंडलवाद पढ़ते हैं। मेंडल, सबसे पहले इसका नाम जान लेते हैं। मेंडल कौन था? एक्चुअल में मेंडल जो थे ये साइंटिस्ट नहीं थे, इनके जीवन के खत्म होने के बाद दुनिया ने इनको साइंटिस्ट के रूप में स्वीकार किया था। ये जो थे एक पादरी थे। अब इनका जीवन वगैरह बाद में अपन देखेंगे, पहले इनके ये देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। ये रहा इनका फोटो, आप देख सकते हो, जो एक पादरी थे। यहाँ पर इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ। और अच्छा, इसका जन्म के बाद आपको मृत्यु बता दूं, इसके जन्म तो कब हुआ था? 22 जुलाई 1822। अगर पूछ ले इसकी मृत्यु कब हुई मेंडल की, तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 में इनकी मृत्यु हुई। और ये मृत्यु किस वजह से हुई थी? ये ब्राइट डिजीज या कह सकते हैं किडनी की बीमारी, किडनी डिजीज की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, एक और बात बता दूं, मेंडल के जीवन काल में किसी ने इनको साइंटिस्ट के रूप में स्वीकार नहीं किया और अपने जीवन काल में कभी अस्तित्व में आए नहीं कि ये एज ए साइंटिस्ट काम कर रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इनके मरने के अभी बताया मैंने 1884 में मरे, तो 1900 में कुछ 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके जो एक्सपेरिमेंट थे इनकी रीडिस्कवरी की और तब जाके बात सामने आई कि इनके एक्सपेरिमेंट सही थे, बाकी एक गुमनामी की जिंदगी जीते जीते ही मर गए। इनके जीवन काल में इनको इतनी ख्याति प्राप्त नहीं हुई थी। आइए जानते हैं मेंडल के बारे में कुछ और बातें। इनका जन्म कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है, 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ। अच्छा, मेंडल ने जो है ये किस प्रांत में जन्म लिया था? तो इन्होंने हाइजेंड्रोक प्रांत में जन्म लिया था। और पूछा जाए कि इनका गांव कौन सा था, इनका गांव सिलिसियन गांव था। और यहाँ पर पूछा जाए इन्होंने कार्य किस पर किया, तो इन्होंने कार्य जो किया था, एक्सपेरिमेंट, कार्य का मतलब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे किस पर किए थे? इन्होंने कार्य पाइसम सटाइवम यानी कि उद्यान मटर पर काम किया। किस पर?
उद्यान मटर, ये ध्यान रखना, उद्यान मटर। ओके, तो जो मटर होता है, मटर बहुत से तरह के होते हैं। एक होता है जैसे उद्यान मटर, एक होता है जंगली मटर, और जैसे लेथाइरस ओडोरेटस, लेथाइरस अफाफा, और एक होता है पाइसम सटाइवम, जिसको अपन उद्यान मटर कहते हैं, ये वाला है ना। तो इन्होंने पाइसम सटाइवम पर काम किया, या फिर अपन कह सकते हैं उद्यान मटर पर काम किया। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है उद्यान मटर पर। 3-4 तरह के मटर के नाम देंगे, पूछेंगे मेंडल ने किस पर काम किया, तो आपको उद्यान मटर ध्यान में रखना है। ओके, उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम भी ध्यान में रखना है, पाइसम सटाइवम। ये पूछ ले कि इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें जो है 7 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं अपन। हाँ, अवधि, अवधि जो है इन्होंने कब से कब तक काम किया? इन्होंने 1856 से लेकर के 1863 तक काम किया, यानी कुल मिला के इन्होंने 7 सालों तक काम किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखना, यहाँ पर देखिए इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ये 7 सालों तक काम करने के बाद अपना एक्सपेरिमेंट एक मासिक पत्रिका में प्रकाशित करवाया था। उस मासिक पत्रिका का क्या नाम था? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। कब प्रकाशित हुआ था ये? 1865 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन उस समय भी उनको ख्याति प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, ये थी मासिक पत्रिका, ऐसे एक वार्षिक पत्रिका भी आती है। तो अगले साल जब इनको ख्याति प्राप्त नहीं हुई, तो अगले साल इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो वार्षिक पत्रिका आती है उसमें प्रकाशित किए। उसमें किस नाम से प्रकाशित किए? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि ये इनकी लैंग्वेज नहीं थी, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इनकी जो पब्लिश हुए थे उनका टाइटल क्या था? वर्षे अब्बर पापलेंजोन। इस टॉपिक से प्रकाशित हुए थे, जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। अब समझना, ये मैंने इनका सुपरफिशियल बताया, डीपली समझना है ना थोड़ा सा। मेंडल का जन्म एक गरीब परिवार में होता है। इनके पिता जो थे और इनकी माता जो थे गरीब थे। इनका इंटरेस्ट मैथ में भी था, और साथ के साथ पर्यावरण अध्ययन में भी इनका इंटरेस्ट था। तो उन्होंने अपने स्टडी वगैरह की, पढ़ाई वगैरह कंप्लीट की, लेकिन छोटी उम्र के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। तो घर की जिम्मेदारियां इन पर आ गई थी, तो ये अपनी पढ़ाई पूरी कर नहीं पाए थे, और ये फिर ब्रून आ गए थे। और वहां पर आकर के इन्होंने क्या किया कि एक चर्च ज्वाइन किया था, और वहां पर चर्च के अंदर मॉन्क के रूप में काम करने लग गए थे, है ना। मॉन्क भिक्षुक होते हैं, वो पहले चर्च में थे। तो यहाँ पर आने के बाद इन्होंने काम करना शुरू किया, और इनका मैथ में इंटरेस्ट था। फिर थोड़े टाइम बाद ये वापस गए, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, फिर से वापस आए, और फिर वहां के पादरी बन गए। और वहीं पर जो है अपने बच्चों को जो है, जो वहां के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का भी काम करते, क्योंकि इनका मैथ में इंटरेस्ट था, तो मैथ वगैरह अच्छे से पढ़ते थे। फिर एक दिन घूमते घूमते इनका नजर जो है एक बगीचे पर, जो बगीचे में पौधा लगा था मटर का, उस पर गिरी। तो इन्होंने देखा कि मटर के कुछ पौधे तो लंबे, कुछ पौधे बोने, ऐसा कैसे? तो इनके दिमाग में आया कि वो कौन सा कारक है जो इन चीजों को प्रभावित करता है, कोई लंबा होता है कोई बोना। फिर पौधे के पास गए, देखा तो कुछ फलियां फूली हुई, कुछ फलियां सिकुड़ी हुई, तो इस चीज ने भी उनको प्रभावित किया। कुछ के बीज गोल थे, कुछ के बीज जुरीदार थे, कुछ का जो फूल था वो टॉप पर लगा हुआ था पौधे के ऊपर, और कुछ के फूल उनके डालियों के कक्ष में लगे हुए थे। तो कुछ में अक्षीय स्थिति, कुछ में अक्षीय स्थिति, इस तरह से। फिर देखा कुछ फूल जो थे वो नीले रंग के थे, कुछ फूल जो थे वो सफेद रंग के थे। तो ऐसी बहुत सी चीजों ने इनको प्रभावित किया कि आखिर कौन सी वजह जो इन कारकों जो प्रभावित करती है कि ये किस रंग का होगा, किस लंबाई का होगा। और फिर इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए, बाद में इन्होंने इस चीज को कारक कहा कि जनकों से कोई न कोई चीज जो होती है वो संगति में जाती है, जिस वजह से ऐसा होता है, और इस चीज को उन्होंने कारक या फिर एलिमेंट कहा। बाद में जाकर के जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने इस चीज को जीन कहा। आज जो अपन जीन कहते हैं, मेंडल ने इन जीन को क्या कहा था? कारक यानी कि फैक्टर या फिर एलिमेंट कहा था। ओके, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा और। हाँ, मेंडलवाद की पुनः खोज। मैंने जैसा बताया कि इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने प्रकाशित भी कराए थे 2 बार, लेकिन उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डार्विन। तो डार्विन ने हाल ही में खोज कर ली थी, और अभी जो मैंने आपको नेचुरल सिलेक्शन वगैरह बताया, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो बुक लिखी थी, और उसके ऊपर काम चल रहा था। तो डार्विन उस टाइम पे बहुत ही फेमस हो गए थे। तो जो दुनिया भर के साइंटिस्ट थे, वो डार्विन को या तो सही साबित करने में या फिर कुछ उनको गलत साबित करने में लगे थे। तो सारे साइंटिस्ट का जो ध्यान था वो डार्विन के ऊपर था, कुछ इनको सही साबित करे, कुछ इनको गलत साबित करे। तो मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट इनके सामने रखे, साइंटिस्ट के सामने, तो जो है इनका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया, किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जो साइंटिस्ट होते थे उस टाइम पे, वो एक टॉपिक विशेष के ऊपर काम करते हैं। ओके, एक सब्जेक्ट विशेष पर। जैसे मान लो मेंडल जो है, ये मान लो मेंडल अभी काम कर रहे थे पादपों के ऊपर। आप भी जान रहे हो, जो बायोलॉजी होती है वो अलग होती है, मैथ होती है अलग होती है, लेकिन मेंडल को क्योंकि मैथ में भी इंटरेस्ट था, तो इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे उसमें मैथमेटिकल आंकड़ों को ज्यादा यूज में लिया था, और इनके आंकड़े सही थे। लेकिन उस टाइम के वैज्ञानिकों को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि ये मैथ कैसे यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से भी इन पर ध्यान नहीं दिया। किसी एक साइंटिस्ट ने इनके ऊपर ध्यान दिया,
और उन्होंने जो है मेंडल को कहा कि चलो हम मानते हैं आपने प्रयोग किया, अच्छा होगा, हम सब कुछ मानते हैं, आप एक काम करो, एक और पादप लो और इस पादप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, अगर इस पे भी आपको सेम रिजल्ट मिलता है तो फिर हम आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर सोचेंगे। तो उन्होंने एंटी राइनम पादप दे दिया था। कौन सा? एंटी राइनम, जिसको डॉग फ्लोर भी कहते हैं। तो मेंडल उस पादप को लेके आया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिला। इस वजह से फिर ये फेमस नहीं हो पाया, फिर उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। पर एक्चुअल में कारण क्या था कि जिस पादप के ऊपर ही बाद में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंटी राइनम पर, तो वो जो था उसमें अलैंगिक जनन होता था, इस वजह से इनको सेम रिजल्ट नहीं मिल पाया। क्यों? बाकी ये जो हो रहा था ये लैंगिक जनन की वजह से हो रहा है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। मेंडलवाद की पुनः खोज। मेंडलवाद की पुनः खोज, जैसे 1884 में मेंडल की डेथ हो गई थी किडनी डिजीज या ब्राइट डिजीज की वजह से। उसके बाद में जो मान लो कैसे करते हैं 1900 तक कोई इनको जान नहीं रहा था। फिर 3 साइंटिस्ट उनको लगा, वो खोज करने निकले और मेंडल के घर पर पहुंचे, इनकी बुक्स वगैरह देखी, इनके सारे एक्सपेरिमेंट देखे, उनके रिजल्ट देखे, एनालिसिस किया और फिर पता चला कि मेंडल के जो सारे एक्सपेरिमेंट थे ये सारे सही थे। तो मेंडल के नियमों की पुनः खोज की गई। और वो 3 साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने मेंडल के पुनः नियमों की खोज किया, मेंडलवाद की खोज की? तो ये थे कार्ल कोरेंस, एक थे ह्यूगो ड्यूरिच और एक थे शेरमार्क। कार्ल कोरेंस ये जर्मनी के थे। कहां के थे ये? जर्मनी के थे। ओके, जैसे इन्होंने किस पर काम किया था? इन्होंने मक्के पर काम किया था। ओके, मक्के पर काम किया था। जैसे ह्यूगो ड्यूरिच, इन्होंने किस पर काम किया था? इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज नाम के प्लांट पर काम किया, इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया था। जैसे शेरमार्क की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे फ्लोरिंग प्लांट पर काम किया, फ्लोरिंग प्लांट यानी कि फूल वाले बहुत सारे पादपों पर काम किया था। तो ये आप अच्छे से याद रख सकते हो। कार्ल कोरेंस ने मक्के पर काम किया, ह्यूगो ड्यूरिच ने इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया और शेरमार्क ने अलग अलग फ्लोरिंग प्लांट पर काम किया। और इन्होंने जब काम किया तो इनको लगा कि हमारा जो रिजल्ट है लगभग मेंडल से मैच हो रहा है। इसका मतलब मेंडल भाई साहब जो कह के गए थे, जो लिख के गए थे, वो सही बातें। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनके पुनः खोज के बाद फिर तीनों ने अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया। फिर इनमें से जो कार्ल कोरेंस थे, इन्होंने मेंडल के जो निष्कर्ष थे, उन निष्कर्षों को नियमों का रूप दे दिया, जो नियम अभी आगे की क्लास में अपन पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं अनुवांशिक शब्दावली। जो अपन पढ़ेंगे इसमें अपन क्या क्या टर्म्स यूज करेंगे, जेनेटिक्स में क्या क्या टर्म्स होती है। तो बेसिकली समझाता हूं, देखो मैं किताबी परिभाषा आपको नहीं सिखाऊंगा, क्लियर बता रहा हूँ। ये कॉम्पिटिटिव के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको कॉम्पिटिटिवली समझ में कैसे आना चाहिए उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। कोई भी परिभाषा नहीं बताऊंगा, शब्द बताऊंगा, इसका मतलब क्या है बताऊंगा, परिभाषा नहीं समझाऊंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। विशेषक, ट्रेट क्या होता है? तो विशेषक का मतलब क्या होता है दोस्तों, समझना। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो अपन बात करते हैं ऊंचाई की, ऊंचाई जिसको अपन बोलते हैं हाइट। हाइट की अगर बात करें, जैसे पादप को लेके, मटर के पादप को ही ले लो, तो मटर का पौधा आप देखते हो तो इसमें 2 कंडीशन बन सकती है, या तो पौधा लंबा होगा या पौधा बौना होगा। तो जो हाइट होगी इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, या तो ये लंबा होगा, हाइट लंबा होगा, या इसको टॉल बोल सकते हैं, या फिर ये बौना होगा, इसको क्या बोल सकते हैं, ड्वार्फ। ओके, या तो क्या होगा, लंबा होगा या फिर बोना होगा, 2 कंडीशन होगी। तो ये लंबा होना या बोना होना, ये चीज क्या कहलाती है, लंबा या बोना होना, इसको अपन विशेषक या ट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषक या ट्रेट। अब देखना, जब ऊंचाई क्या है, ऊंचाई एक लक्षण है। ऊंचाई क्या है? लक्षण, जिसको इंग्लिश में कैरेक्टर कह रहे हैं। तो विशेषक अपन किसको कहेंगे? विशेषक का मतलब होता है फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर या लक्षण है, इनके क्या क्या रूप या स्वरूप हो सकते हैं। लक्षणों के स्वरूप को अपन ट्रेट कहेंगे। जैसे बात कर ली कि ऊंचाई की, तो ऊंचाई या तो लंबा होगा या बौना होगा। जैसे बीज की बात करेंगे तो बीज या तो गोल होगा या झुर्रीदार होगा। ओके, तो आप बोलोगे क्या मीडियल कोई मध्यवर्ती स्थिति नहीं आती क्या? तो भैया मध्यवर्ती भी आती है। अपन ट्रेड की बात करें, पीक पॉइंट, लेस पॉइंट, बीच में अपन नहीं देख रहे हैं। हालांकि अगर इंसान की आप बात करो तो इंसान में बोलोगे लंबा, बोलना, बीच में तो बहुत सारे कद आते हैं। तो अलग अलग जीनों से होता है, बहुत सारे जीन एक साथ काम कर रहे हैं। अभी अपन वो सारा नहीं पढ़ेंगे, है ना। अपन अभी छोटे लेवल पर समझ रहे, बड़े लेवल पर नहीं समझ रहे। बड़े लेवल पर समझेंगे तब बात करेंगे आगे। अभी देखना, जैसे ट्रेट आप समझ के, विशेषक फॉर्म ऑफ कैरेक्टर यानी कि लक्षणों का स्वरूप। दूसरी चीज अपन देखते हैं अगला, जीन। जीन क्या होता है? तो देखना भैया, आपको मैं कल भी क्लियर कर चुका हूं, एक बार फिर से करता हूं। जैसे कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं, बिल्कुल धागे के समान। इन क्रोमोसोम्स को आप जूम करके देखते हो तो एक्चुअल में क्या है, क्रोमोसोम डीएनए का पैकिंग हो रखा है, डीएनए पैक हो रखा है, पैक्ड डीएनए है, और उसके ऊपर हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, बहुत सारी प्रोटीन इसको रखा हुआ है, तो वो चीज क्रोमोसोम है। तो आप डीपली इसको, इसकी पैकिंग को खोलते जाओ, तो लास्ट में आप देखो तो यहाँ पर आपको डीएनए नजर आएगा। क्रोमोसोम्स की आप पैकिंग हटाते जाओ, डीएनए की जो पैकिंग होती है, तो आपको लास्ट में डीएनए नजर आएगा इस तरह से। तो डीएनए में अगर आप इसको भी जूम करके देखो तो यहाँ पर डीएनए का एक लड़ी होती है, इसमें न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसे एडेनिन,
साइटोसिन, थायमिन, गुआनिन, इस तरह से। और इसकी दूसरी लड़ी होती है, तो एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन जुड़ता है, साइटोसिन के सामने हमेशा गुआनिन, एडेनिन के सामने थायमिन और गुआनिन के सामने साइटोसिन। और इनके बीच में देखना दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इस तरह से, जैसे एडेनिन थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पर साइटोसिन गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से। तो ये क्या होती है, डीएनए की एक लड़ी डीएनए की दूसरी लड़ी ऐसे जुड़ी रहती है। तो जो ये जो चीज होती है ना, इसको अपन एक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, इस पूरे को एक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, इस पूरे को एक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का जो विशेष क्रम होता है ना, ये आगे जाकर किसी गुण का निर्धारण करता है, जिसी को अपन क्या कहते हैं, जीन। तो सिंपल सी बात है, जीन कहां पर होता है, हमारे क्रोमोसोम के ऊपर या हमारे डीएनए के ऊपर। हमारे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का जो विशेष क्रम या सीक्वेंस होता है, उसी को अपन जीन कहेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, ये क्या है, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड का जो विशेष क्रम होता है, वही चीज क्या होती है, जीन। ओके, तो ये जीन क्या करते हैं, जीन लक्षणों का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, लक्षणों का निर्धारण करते हैं, लक्षणों का निर्धारण करते हैं जीन। ओके, दूसरी बात और बता दो, ये जीन जो होते हैं ये डीएनए के बने, अपन कह सकते हैं डीएनए के, अरे डीएनए के अंदर है तो डीएनए के ही बने होंगे, न्यूक्लियोटाइड के बने, डीएनए के बने, चाहे ऐसे बोलो न्यूक्लियोटाइड के बने। ये जीन के बारे में आप ध्यान रखना, जीन शब्द किसने दिया, जीन शब्द जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया। किसने दिया था, जोहानसन। ये इंपॉर्टेंट बात है, जीन शब्द किसने दिया, जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया। ओके, और आगे बात करते हैं, चलो नेक्स्ट कौन सा टर्म है, अगला अपन टर्म लेते हैं युग्म विकल्पी, एलिलोमॉर्फ। तो एलिलोमॉर्फ क्या होता है, इसको समझना, एलिल भी बोलते हैं इसको, एलिलोमॉर्फ बोलते हैं। तो इसको मैं बेसिकली समझाता हूं, शुरू समझना। कोई भी लक्षण है, लक्षण बोल दो, कैरेक्टर बोल दो, जैसे भी बात कर लेते हैं लक्षण, जैसे कोई लेते हैं हाइट, ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है, हाइट जो है एक लक्षण है। अब आप ऊंचाई कैसी हो सकती है, या तो हो सकता है कोई लंबा हो, या फिर हो सकता है कोई बोना हो। ओके, या तो लंबा हो सकता है, बोना हो सकता है, दो कंडीशन बनती है। ओके, अब आपको मैं बता दूं, कोई लंबा है तो लंबा क्यों है, और कोई बोना है तो बोना क्यों है। तो लंबा इस वजह से लंबा है क्योंकि उसके अंदर जीनियस है, बोना इस वजह से बोना है क्योंकि उसके अंदर जीन ही ऐसे मिले, माता पिता से जीन ही ऐसे मिले थे, तो वो जीन की वजह से। तो जो जीन माता से मिल गया, जो जीन पिता से मिल गया, अब इसको संयुक्त रूप से अपन जीनोटाइप कहेंगे। उसका जो जीन जो होंगे उनको अपन क्या कहेंगे, जीनोटाइप। तो मान लो लंबा है, तो लंबा क्यों होगा, क्योंकि इसके पास मान लो मटर के पौधे के पास कैपिटल टी होगा। मान लिया बोना क्यों है, क्योंकि इसके पास स्मॉल टी, इस तरह से जीन होंगे। मैं जीन को एबीसीडी जैसे क्यों लिख रहा हूं, देखना ये एलिलोमॉर्फ को या जीन को, सॉरी जीन जो होते हैं ना, इनको दर्शाने के लिए अपन अल्फाबेटिकली इनका यूज करते हैं, ए बी सी डी, कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो लंबाई है, टोल है, तो टोल का टी आ रहा है तो मैंने टी उठा लिया। अब बोना ड्वार्फ है तो इसका डी नहीं उठाएंगे, फिर इसी को इसका छोटा रूप यानी कि स्मॉल टी लिखेंगे। जैसे मान लो कोई, मान लो काला है, चलो इसको नहीं सिखाता हूं मैं, दूसरा जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं फूल के रंग की, तो फूल का रंग मान लो जैसे व्हाइट है, तो अपने व्हाइट रंग को दर्शाने के लिए जीन को डब्ल्यू से दर्शा दिया, कैपिटल डब्ल्यू से। अब इसका अप्रभावी रूप जो होगा वो पर्पल होगा, तो पर्पल के लिए पी नहीं लिखेंगे, अब इसके लिए स्मॉल डब्ल्यू लिखेंगे, इस तरह से। तो एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, ताकि पता चल जाए कि एक दूसरे की युग्म विकल्पी है। अरे किधर चला गया। अब आगे देखते हैं, जैसे लंबा तो लंबा क्यों है, बोना है तो बोना क्यों है, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ऐसा जीनोटाइप की वजह से। अब ये जो कैपिटल टी है, इसमें क्या है, एक तो कैपिटल टी, दूसरा भी कैपिटल टी, इसमें क्या है, एक तो स्मॉल टी, दूसरा भी स्मॉल टी। अब देखना हमारे पास कितने क्रोमोसोम है इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि 23 जोड़ों के रूप में होते हैं। कितने जोड़े, 23 जोड़े के रूप में। तो 46 क्रोमोसोम कैसे होते हैं हमारे अंदर, माता से हमको 23 क्रोमोसोम मिलते हैं, और पिता से भी हमको 23 क्रोमोसोम मिलते हैं, और माता के 23 और पिता के 23 आपस में पेयर हो जाते हैं, जोड़े बना लेते हैं, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरा, इस तरह से। तो 23 जोड़े के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास जो क्रोमोसोम है, एक जोड़ा अपने को माता से मिला है, दूसरा जोड़ा पिता से मिला है। तो यहाँ पर जो जीनोटाइप है, तो जीनोटाइप में भी एक तो इधर के क्रोमोसोम का जीन है कि इधर के क्रोमोसोम का साथ में होंगे ना। तो यहाँ पर जो दो कैपिटल टी है ना, इन दोनों को अलग लिख रहे हैं। ये वाला कैपिटल टी माता से मिला होगा तो ये पिता से मिला होगा, ये वाला माता से मिला होगा तो ये पिता से मिला होगा। ओके, तो आइए अब देखते हैं अपन, मैं जो बात कर रहा था उस बात पर अपन कैसे पहुंचे। अपन तो इधर उधर घूमने लग गए, जो मेन मुद्दे की बात थी नहीं, अरे मुद्दे की बात ही करनी है। देखो यहाँ पर देखना, हाइट लक्षण, ये क्या चीज है, लक्षण। अब लक्षण है तो कैसा हो सकता है, या तो ये लंबा हो सकता है पौधा, या फिर ये बोना हो सकता है। तो लंबा या पौधा होना, लंबा या बोना होना, ये चीज क्या कहलाती है, ट्रेट। ये चीज क्या कहलाती है, ट्रेट। तो ट्रेट आप समझ गए, जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, कि कोई पौधा लंबा है तो लंबा क्यों, लंबा हो सकता है या बोना हो सकता है, इसका लक्षण है, तो इसको अपन ट्रेट या विशेषक कहेंगे। अब लंबा है तो लंबा क्यों है, क्योंकि उसके पास कैपिटल टी है, और बोना है तो बोना क्यों है, क्योंकि इसके पास स्मॉल टी है। तो ये चीज क्या है, ये जीनोटाइप है। इस चीज को अपन क्या कहेंगे, जीनोटाइप। ओके, अब और आगे देखना,
जीनोटाइप में एक जो होगा वो पिता से मिला, दूसरा माता से मिला, तो इनको अपन अलग अलग कर लेते हैं। तो जीनोटाइप के अंदर, जीन के अंदर आप इन दोनों चीजों को अलग कर देते, इसको अपन क्या बोल लेंगे, एलील। उम्मीद करता हूं आपको एलील समझ में आ गया। एक बार फिर से, लक्षण, लक्षण के दो फॉर्म या स्वरूप, लंबा या बोना, इस चीज को अपन ट्रेड कहेंगे। लंबा है तो लंबा क्यों है, बोना है तो बोना क्यों है, जाहिर सी बात है जीनोटाइप की वजह से। अब जीनोटाइप में एक पिता से मिला, एक माता से मिला, दोनों को अलग अलग कर दे, इनको क्या कहेंगे, एलिलोमॉर्फ या फिर एलील। तो कहने का मतलब एक जीन के दो एलील हो सकते हैं। क्या तीन हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, दो ही होंगे। तो हमेशा ऐसे दो ही जोड़े में रहेंगे दोनों, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा। ऐसे ही हमारे अंदर देखें तो हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे, तो हमारे अंदर क्रोमोसोम जो होंगे वो 46 होंगे। कितने जोड़ों के रूप में, 23 जोड़ों के रूप में। ओके, अब देखना लक्षण, इन लक्षणों का निर्धारण कौन कर रहे हैं, ये जीनोटाइप या जीन जो है ये लक्षणों का निर्धारण कर रहे हैं। आगे बात समझ में, ये युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ है। आगे अपन बात करते हैं युग्म विकल्पी के बाद, नेक्स्ट बात करते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या है, दोनों जो एलील है, जैसे आपको बताया कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो यहाँ पर एक एलील है, एक एलील है, एक ये, एक इस तरह से एलील है। तो दोनों ही एलील जब समान हो तो इसको समयुग्मजी कहते हैं या होमोजाइगस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी की बात कर ले तो दोनों टी एक जैसे, तो ये समयुग्मजी कहलाएगा। जैसे बात कर ले स्मॉल टी की, तो दोनों एक जैसे, तो इसको समयुग्मजी कहेंगे। अगले अपन बात करते हैं विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस। इसमें क्या है, दोनों ही एलील अलग अलग हो तो इसको विषम युग्मजी। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, ये विषम युग्मजी है, क्योंकि ये अलग और ये अलग, तो सम युग्मजी विषम युग्मजी समझ गए। नेक्स्ट अपन इसके बाद बात करते हैं, जैसे अगला क्या है, लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या होता है, आप किसी पौधे को देख रहे हो, किसी इंसान को देख रहे हो, किसी जीव को देख रहे हो, तो जो लक्षण आपको जाहिरी रूप से नजर आ रहा है इसको अपन फिनोटाइप कहेंगे, यानी कि जो दिखाई देने वाले लक्षण। लक्षण प्रारूप का मतलब क्या है, जो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे पौधा लंबा है या बोना है, तो आपने देखा कोई पौधा लंबा है तो आप बोलोगे इसका लक्षण प्रारूप या इसका फिनोटाइप क्या है, लंबा। कोई पौधा बोना है तो आप बोलोगे इसका फिनोटाइप या फिर लक्षण प्रारूप क्या है, बोना। जो आपको नजर आ रहा है विजिबल कैरेक्टर्स, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप को अपन क्या कहेंगे, विजिबल कैरेक्टर्स, दिखाई देने वाले लक्षण। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीनोटाइप, जीन प्रारूप। जीन प्रारूप क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कोई पौधा लंबा है या कोई पौधा बोना है, तो आप बोलोगे लंबा क्यों है, कैपिटल टी जीनोटाइप की वजह से। बोना क्यों है, बोना स्मॉल टी की वजह से। तो आप लंबेपन या बोनेपन को देख सकते हो, क्या आप उनके जीन को देख सकते हो, जीनोटाइप को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। तो जीनोटाइप क्या है, जिस वजह से फिनोटाइप आ रहा है वो वजह जीनोटाइप है। या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। कुल मिला के जीन की बनावट कैसी है, मेकिंग, जीनी संरचना कैसी है, जीनी संरचना, जीन की संरचना कैसी है, ये चीज जीनोटाइप कहलाएगी। क्या जीनोटाइप आंखों से दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। किसी के जीन आप आंखों से थोड़ी देख सकते हो। क्या फिनोटाइप आंखों से दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। मैं लंबा हूं के बना आपको नजर आ रहा हूँ, गोरा हूं के काला हूं नजर आ रहा हूँ, मेरी आंखें नीली है कि भूरी नजर आ रही है, मेरे बाल सफेद है कि काले है आपको नजर आ रहे हैं। तो जो लक्षण मेरा आपको दिखाई दे रही है तो मेरा लक्षण प्रारूप है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे अंदर जीन ऐसा है। तो क्या आप मेरे जीन को देख सकते हो, क्या आप मेरे जीनोटाइप को देख सकते हो, नहीं देख सकते। तो जीनोटाइप दिखाई नहीं देता, लेकिन फिनोटाइप दिखाई देता है। आगे बढ़ जाते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप के बाद, नेक्स्ट बात करते हैं अपन विपर्यासी लक्षण। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल ने जो प्रयोग किया था, इसने 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। और ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कितने जोड़ी लक्षणों के ऊपर इसने काम किया था, 7 जोड़ी लक्षणों पर। तो मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, वो 7 जोड़ी लक्षण क्या थे, तो वो 7 जोड़ी लक्षण अच्छे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, याद कर लेना, क्वेश्चन बैठेगा यहां से। मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षण लिए, ये ध्यान रखना, कितने जोड़ी लक्षण लेकर के काम किया, 7 लक्षण नहीं लिए, 7 जोड़ी लक्षण लिए। 7 जोड़ी क्यों, क्योंकि एक लक्षण के 2 प्रारूप नजर आएंगे आपको। जैसे इस लक्षण की बात कर ली तो इस लक्षण के 2 रूप हो सकते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। जैसे बात करें पादप की ऊंचाई, तो आप बात करते हो पादप की ऊंचाई की, तो पादप की ऊंचाई या तो पादप लंबा होगा या फिर पादप बोना होगा। तो लंबा होना इसको अपन बोलेंगे प्रभावी लक्षण, और बोना होना इसको बोलेंगे अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण क्या, अप्रभावी क्या, तो देखना पादप लंबा है कि बोना है। पादप लंबा होगा तो अच्छी बात, ये प्रभावी लक्षण है, और बोने कुछ पादप बोने होंगे तो ये अप्रभावी। ओके, पादप की जो पुष्प की स्थिति है, देखो पुष्प की स्थिति 2 तरह से हो सकती है। ये पौधा है, पौधे के मान लो यहाँ पर सर के ऊपर अक्षीय स्थिति पर फूल लग जाए, या फिर हो सकता है यहाँ पर डाली निकल रही इस कक्ष में इसके फूल लग जाए। तो 2 कंडीशन हो गई, कक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति। अक्ष का मतलब तो यहाँ पर अक्ष पर लग गया, और कक्ष का मतलब यहाँ डाली के कक्ष में लगा। तो कक्षीय स्थिति जो होगी पुष्प की ये प्रभावी लक्षण होगी, और अक्षीय स्थिति जो होगी अप्रभावी होगी। ओके, फली, परिपक्व फली की आकृति, फली जब पक जाएगी मटर की तो कैसी नजर आएगी, या तो फूली हुई नजर आएगी या संकीर्ण कॉन्ट्रैक्ट पिचकी हुई नजर आएगी। तो फूली हुई फली अच्छी फली तो ये प्रभावी लक्षण, और पिचकी हुई फली अच्छी फली नहीं तो ये अप्रभावी लक्षण। अपरिपक्व फली,
आप कच्ची फली को देखो तो कच्ची फली कैसी, हरी और पीली दो तरह से नजर आएगी। तो कच्ची फली हरी होगी इसका मतलब प्रभावी है, और ये पीली होगी तो ये अप्रभावी लक्षण है। पुष्प का रंग बैंगनी होगा या सफेद होगा। अगर बैंगनी फूल खिले हैं मटर में तो ये प्रभावी लक्षण है, और सफेद फूल खिले तो ये अप्रभावी लक्षण। बीज जो है मटर के कैसे हैं, ये गोलाकार है, जुरीदार है। तो ये बीज जो होंगे गोलाकार होंगे, अच्छे अच्छे गोलाकार बीज होंगे, तो इसका मतलब आप कहोगे कि जो मटर के पौधे में बीज है गोलाकार बीज है, मोटे मोटे बीज है, अच्छा पौधा है। लेकिन कोई मटर के पौधे में बीज इस तरह से पिचके पिचके होंगे तो क्या अच्छे होंगे, क्या नहीं, तो वो अप्रभावी लक्षण होगा उन बीजों का। बीज की आकृति के बाद बीजों की रंग की बात करें तो पीला बीज जो होगा, ये पीला बीज जो होगा इसको अपन कहेंगे प्रभावी लक्षण है, और हरा बीज जो होगा अपन कहेंगे अप्रभावी लक्षण। ओके, तो यहाँ पर देखना आप पुष्प के रंग को विशेष रूप से ध्यान रखना, इसमें प्रभावी अप्रभावी कौन सा है। बीज के रंग को ध्यान में रखना, प्रभावी अप्रभावी कौन सा है, और बीज की आकृति को ध्यान में रखना, प्रभावी अप्रभावी कौन सा है। ये ऊंचाई की इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ऊंचाई सबको याद ही रहती है कि लंबे जो है वो प्रभावी और बोना अप्रभावी है। ओके, इन तीन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान में रखना।